नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट 7 है और यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस हैं यूकेपीएससी से रिलेटेड, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में लिखे हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। और एक विशेष बात यह भी है कि हर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में 150 नहीं, आप देखेंगे तो इस तरह से टोटल 300 क्वेश्चंस, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके इस पूरी टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले 6 फुल लेंथ टेस्ट ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, उससे पहले सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं सारे सेक्शन से रिलेटेड। तो आई होप कि वो सारे रिवीजन आप लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स, इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो आप देखेंगे नर्मदा नदी। ठीक है, जो इंदिरा सागर बांध है ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है, तो ये नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। तो आप कह सकते हैं नागार्जुन सागर डैम जो है ये आपका तेलंगाना में मौजूद है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर और तेलंगाना। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राज्यमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे डजंट कम अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट कम अंडर द नेशनल हाईवे 16, मतलब इनमें से कौन सा राज्य राष्ट्रीय राज्यमार्ग 16 के अंतर्गत नहीं आता है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। सबसे पहले कि कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर नहीं आता है, तो ध्यान रखिएगा NH21। इनमें जो हाईवेज के नाम लिखे हुए हैं उसमें जो NH21 है ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है उसके अंतर्गत नहीं आता है। तो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये किन किन स्टेट्स में है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 4 स्टेट्स हैं, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं, तो एक आपका नेशनल हाईवे नंबर 19, 16 और 48। तो 19, 16 और 48 ये तीनों शामिल है। तो आप इस तरह से देखेंगे, ये जो कर्नाटक है वो इस लिस्ट में नहीं है स्टेट्स वाली, क्योंकि आपके स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक इसमें शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प का आपको चयन करना है। एक तरफ नदी लिखी हुई है और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी का नाम लिखा हुआ है। तो ताप्ती नदी की जो सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा, वो आपकी पूर्णा नदी है। नर्मदा रिवर की जो सहायक नदी है वो आपकी तवा नदी है। दामोदर नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, वो आपकी कुनार नदी है। बाकी चंबल की जो सहायक नदी है आपकी काली सिंधी है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम हैज द हाईएस्ट लेंथ इन इंडिया। अब रिवर सिस्टम का लेंथ के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी आप कह सकते हैं, गोदावरी की जो लेंथ है वो आपकी है टोटल 1465 किलोमीटर का। यमुना रिवर की जो लेंथ है वो है आपकी 1376 किलोमीटर। नर्मदा जो रिवर है इसकी लेंथ है आपकी 1312 किलोमीटर। और तापी नदी की जो लेंथ है वो है 724 किलोमीटर। तो हाईएस्ट लेंथ किसकी होगी, तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि गोदावरी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। गोदावरी नदी प्रणाली की जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर के आसपास है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है, मतलब गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहला लिखा हुआ है कि बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश जो है वो कितने स्टेट्स के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप देखेंगे पहले तो आपको स्टेट्स का नाम ही पता होना चाहिए। तो एक है आपका वेस्ट बंगाल, दूसरा है आपका मेघालय, फिर आपका हो जाएगा मिजोरम, उसके बाद है त्रिपुरा और असम। तो ये टोटल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके साथ बांग्लादेश अपनी सीमा रेखा साझा कर रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लेकिन आपको गलत विकल्प का चयन करना है, तो पहला उत्तर हो नहीं सकता। दूसरा लिखा है कि भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर लाइन विद द 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो जो भूटान है वो कितने स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, 4 स्टेट्स के साथ। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो एक आपका ध्यान रखिएगा है वेस्ट बंगाल, फिर है आपका सिक्किम,
अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये टोटल 4 स्टेट्स हैं जिनके साथ भूटान अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि म्यांमार भारत के 3 राज्यों के साथ, गलत लिखा हुआ है, म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ, ध्यान रखिएगा, अपनी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, तो भूटान और म्यांमार ये दोनों ही 4-4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। तो म्यांमार किन 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो एक आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ जो आपका म्यांमार है वो सीमा रेखा भारत में साझा करता है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ कंट्री लिखी हुई है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी का नाम लिखा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? आप सभी को पता है, ताशकंद। तजिकिस्तान की कैपिटल का नाम दुशांबे ही है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, जो तजिकिस्तान उसकी राजधानी है दुशांबे। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है आपकी अशगाबत और किर्गिस्तान की राजधानी है आपकी बिश्केक। ठीक है, तो अशगाबत और बिश्केक। तो इस तरह से जो गलत थे वो भी आपको पता चल गए, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि तजिकिस्तान की जो कैपिटल है वो दुशांबे ही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। म्यांमार शेयर शिट्स हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर लाइन विद इंडिया? मतलब म्यांमार भारत के साथ अपनी कितने किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा साझा करता है? तो ध्यान रखिएगा 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा म्यांमार भारत के साथ साझा करता है। वहीं पर अगर हम नेपाल की बात करें तो ये 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द नाप्था झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस राज्य में नाप्था झाकरी जल विद्युत संयंत्र स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में आपका नाप्था झाकरी जल विद्युत पर्यंत आप कह सकते हैं पावर प्लांट स्थित है। और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि ऑन विच रिवर नाप्था झाकरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज लोकेटेड? तो किस नदी पर यह बनाया गया है? तो आपका सतलुज रिवर है। तो सतलुज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में आप कह सकते हैं नाप्था झाकरी पावर प्लांट स्थित है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। ध्यान रखिएगा, पहला है आंध्र प्रदेश और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो रामगुंडम ताप विद्युत संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका आंध्र प्रदेश में मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है झारसुगुड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है ये आपका उड़ीसा में है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र में उकाई ताप विद्युत संयंत्र है, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा, जो उकाई थर्मल पावर प्लांट है ये आपका महाराष्ट्र में नहीं है, ये कहां पर है? गुजरात में है। इनकरेक्ट का ही चयन करना था, सी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि रामगढ़ गैस ताप विद्युत संयंत्र, तो ये आपका राजस्थान में ही मौजूद है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इनकरेक्ट ऑप्शन का दोबारा से आपको चयन करना है। कराकुम डिजर्ट, ध्यान रखिएगा, कराकुम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में है, जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है टकला मकान मरुस्थल कजाकिस्तान और चाइना, जो कि गलत है। ध्यान रखिएगा, टकला मकान जो मरुस्थल है ये आपका सिर्फ चीन में है, कजाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी रेगिस्तान मरुस्थल, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान डिजर्ट ये आपका कहां पर है? ये आपका अफगानिस्तान में है। मुजावे डिजर्ट कहां पर है? ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट्स में है, मतलब कैलिफोर्निया के जस्ट ऊपर आप देखेंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको मुजावे डिजर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन गलत था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स इनटू असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, मतलब ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में। तो धौलागिरी की अगर हाइट की बात की जाए तो धौलागिरी पर्वत की हाइट है 8167 मीटर की। वहीं पर आप देखिए मनासलू की जो हाइट है ये आपकी हो जाएगी 8163 मीटर। मकालू की हाइट है आपकी 8485 मीटर, और अन्नपूर्णा रेंज की हाइट है आपकी 8091 मीटर। तो इस हिसाब से आप देखिए सबसे ऊंचा आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब बढ़ते हुए क्रम में है, तो सबसे कम हाइट का हो जाएगा अन्नपूर्णा। उसके बाद आपका हो जाएगा मनासलू, और मनासलू के बाद आपका आ जाएगा धौलागिरी, और धौलागिरी के बाद आपका आ जाएगा मकालू। तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ आपकी पर्वत शिखर है और दूसरी तरफ उनका राज्य लिखा हुआ है, किस राज्य में स्थित है। तो करोह शिखर, ध्यान रखिएगा, करोह पीक जो है या करोह शिखर है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये आपकी हरियाणा में है। ठीक है, तो ये वाला पहला ही ऑप्शन हमारा गलत है, गलत का चयन करना था, तो ए हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं बाकी भी। तो पारसनाथ जो पीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी झारखंड में है। धूपगढ़ की जो पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश में, और कलसुई भाई आपकी महाराष्ट्र में है। तो बाकी तीनों ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए, पहला हमारा गलत था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो करोह शिखर है ये आपका छत्तीसगढ़ में ना होकर के कहां पर है? ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स कुल्लू स्पीति एंड लाहौल, मतलब कुल्लू स्पीति और लाहौल को आपस में कौन सा पास जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा जो आपका रोहतांग दर्रा है, ठीक है, रोहतांग दर्रा ये आपका जोड़ता है कुल्लू स्पीति और लाहौल को, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें लिपू लेक, माना और नीति पास की, लिपू लेक, माना और नीति पास, ये जो तीनों पास हैं, तो एक बार पहले तो ये देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, रोहतांग दर्रा। बाकी जो तीनों पास लिखे हुए हैं ये आपके जोड़ते हैं उत्तराखंड को तिब्बत से, ठीक है। तो लिपू लेक दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा ये तीनों ही कहां पर हैं? ये आपके उत्तराखंड में है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने वाले दर्रे हैं या तिब्बत से जोड़ने वाले पासेस हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इनकरेक्ट या गलत विकल्प आपको चयन करना है। एक तरफ आपके जलप्रपात लिखे हुए हैं, फॉल्स लिखे हुए हैं, वाटरफॉल्स, और दूसरी तरफ स्टेट लिखा हुआ है। तो कुंचिकल फॉल्स, ध्यान रखिएगा, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कर्नाटक के, देखिए डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखी नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लेता है ना। तो शिमोगा, तो कर्नाटक के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में आपके कुंचिकल जलप्रपात हैं या कुंचिकल फॉल्स हैं। वहीं पर अगर हम वज्रई जलप्रपात की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। वज्रई जो जलप्रपात है ये आपका महाराष्ट्र में है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो ध्यान रखिएगा सतारा में, ठीक है। उसके बाद अगर जोरांडा जलप्रपात की बात करें तो ये बिल्कुल उड़ीसा में मौजूद है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। मयूरभंज उड़ीसा में आपका जोरांडा जलप्रपात है। और अगर हेब्बे जलप्रपात की हम बात करें तो ये आपका चिकमंगलूर कर्नाटक में है, ठीक है। कर्नाटक में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन एक नाम और याद रखिएगा, चिकमंगलूर। तो चिकमंगलूर कर्नाटक में आपका हेब्बे हो गया। जोरांडा आपका जलप्रपात कहां हो जाएगा? मयूरभंज उड़ीसा में। वज्रई जलप्रपात आपका सतारा महाराष्ट्र में, और कुंचिकल जलप्रपात शिमोगा कर्नाटक में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा? गलत का चयन करना था तो सी वाला ऑप्शन देखिए, सॉरी बी वाला ऑप्शन जो है हमारा ये गलत मैच है। उत्तर प्रदेश लिखा हुआ था जबकि होना क्या चाहिए था? सतारा महाराष्ट्र। तो बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट एरिया? आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ सागर के नाम लिखे हुए हैं और उन सागरों में बताना है कि किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है। तो जो बेरिंग सी है, ध्यान रखिएगा, इसका जो क्षेत्रफल है ये आप कह सकते हैं लगभग 20 लाख, ठीक है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से इसका एरिया है। अगर हम गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो लगभग 15,50,000, ठीक है, 15,50,000। वहीं पर अगर कैरिबियन सी की हम बात करें 27 लाख के आसपास है इसका एरिया, ये आप कह सकते हैं 27.5 लाख। और बे ऑफ बंगाल की हम बात करेंगे तो इसका एरिया है लगभग 22 लाख आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए सबसे बड़ा आपका कौन सा हो जाएगा? कैरिबियन सी, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के शीर्ष 3 लीची उत्पादक राज्यों में नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द टॉप 3 लीचिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो टॉप 3 लीचिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता चल जाएगा इसमें से कौन सा नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा जो टॉप 3 लीची प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो आपके हैं बिहार, सबसे ज्यादा बिहार में होता है। उसके बाद आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद आप कह सकते हैं असम। तो बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। और आप देखिए कि यहाँ पर बिहार, वेस्ट बंगाल और असम तो दिया हुआ है, तो ये नहीं आता है लिस्ट में। तो मतलब ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द टॉप 3 अनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब इनमें से कौन सा राज्य भारत के 3 शीर्ष प्याज उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो शीर्ष 3 प्याज उत्पादक राज्य कौन से हैं? एक आपका है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। तो ध्यान रखिएगा गुजरात नहीं आता है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द टॉप 3 मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब भारत में कौन सा राज्य शीर्ष 3 मांस उत्पादक राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो शीर्ष 3 मांस उत्पादक राज्य हैं कौन से? तो सबसे पहले आपका नंबर 1 पे है यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल लिस्ट में दिए हुए हैं, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ये कहीं पर भी लिस्ट में नहीं है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द टॉप 3 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? मतलब भारत के जो शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्य हैं उनके अंतर्गत इनमें से कौन सा राज्य नहीं आएगा? तो शीर्ष 3 चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हो जाएंगे। हरियाणा उस लिस्ट में नहीं आता है, तो इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डजंट कम अंडर द टॉप 3 स्टेट इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व्स ऑफ फेल्सपार? मतलब भारत में कौन सा राज्य फेल्सपार के भंडारण की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो टॉप 3 फेल्सपार रिसोर्सेज इन इंडिया हैं वो कहां पर मौजूद हैं? तो नंबर 1 पे आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद तेलंगाना, और उसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आप देखिए गुजरात इस लिस्ट में नहीं है, तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट कम अंडर द टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ रिजर्व्स ऑफ लेड, मतलब कौन सा देश सीसा के भंडारण की दृष्टि से शीर्ष 3 देशों के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए शीर्ष 3 जो देश हैं सीसा के भंडारण के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके कौन कौन से हैं। एक तो है आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है आपका चाइना सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे आपका पेरू। ध्यान रखिएगा पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पेरू, ठीक है। यहीं पर ध्यान रखिएगा एक करंट बहती है जिसको हम लोग पेरुवियन करंट के नाम से जानते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो पेरुवियन समुद्री धारा है या पेरुवियन करंट है, ये कोल्ड करंट है या वार्म करंट है, ठीक है। और इसी पेरुवियन करंट को एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो पेरुवियन करंट है उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए इस लिस्ट में कौन सी चीज मतलब देश नहीं लिखा हुआ है, तो रूस कहीं से भी नहीं आता, क्योंकि जो टॉप 3 लेड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं कौन सी हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पेरू, ठीक है। तो रूस इस लिस्ट में नहीं है, तो यही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। करेक्ट ऑप्शन का देखिए आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके लोक नृत्य लिखे हुए हैं। तो तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा, कोलाट्टम है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है और सही का ही चयन करना था, तो ए हमारा सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं गलत क्या, इनमें से गलत कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा जो यक्ष ज्ञान है, यक्ष ज्ञान आपका कहाँ पर है, ये आपका कर्नाटक का है। उसके बाद आप देखिए त्रिपुरा आपका, अगर बात किया जाए कि फोक डांस कौन सा है, तो वो आपका होजागिरी हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर मणिपुर में आपका डोलचोलम हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखिए ये तीनों आपके गलत मैच लिखे हुए हैं, पहला वाला करेक्ट है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको दोबारा से चयन करना है। लिखा हुआ है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है H3BO3, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है साइट्रिक एसिड C6H8O7, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। फॉर्मिक एसिड आपका HCOOH होता है, ठीक है, HCOOH। तो तीनों ही देखें यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, सारे ही यहाँ पर करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके सामान्य नाम है, दूसरी तरफ आपके रासायनिक नाम लिखे हुए हैं। तो कार्बोरंडम, कार्बोरंडम जो है ध्यान रखिएगा, इसका ये रासायनिक नाम पूछा है क्या होता है, तो वो आपका हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। वहीं पर अगर कार्बोलिक एसिड की हम बात करें, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो फिनॉल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। मर्क्यूरिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड का रासायनिक नाम लिखा हुआ है ट्राई हाइड्रोक्लोराइड, तो बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। जो म्यूरिएटिक एसिड होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम, ठीक है, HCl। तो ये वाला गलत लिखा हुआ है, तो गलत का ही चयन करना था, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो लाइम स्टोन है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, मतलब इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो बाकी सारे करेक्ट है, सी वाला गलत था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ धातु है, दूसरी तरफ उनके अयस्क लिखे हुए हैं। तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, क्रायोलाइट, ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। मैग्नीशियम के अगर अयस्क की बात की जाए तो इप्सम सॉल्ट हो जाएगा। कैल्शियम के अयस्क की बात की जाए तो ये जिप्सम हो जाएगा, और जिंक का अयस्क हो जाएगा कैलामाइन। तो देखिए इसमें केवल बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट मैच है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। इनकरेक्ट ऑप्शन, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना था, ठीक है। लिखा हुआ है रिकेट्स रोग विटामिन ई की कमी के कारण होता है, जो कि आप कह सकते हैं बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, गलत का चयन करना था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रिकेट्स होता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ना कि ई की कमी के कारण, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, डी फॉर डॉग, ठीक है। तो इस हिसाब से ए वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे सही लिखे हुए। जो एनीमिया है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12, और जो बेरी बेरी होता है इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, मतलब बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी कारण होता है। एनीमिया जो रोग होता है आपका विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। तो बाकी दोनों सही लिखे हुए हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा गलत था, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25। इनकरेक्ट ऑप्शन का गलत विकल्प का आपको यहां पर चयन करना है। वूपिंग कफ, काली खांसी जो होती है, ध्यान रखिएगा, वो आपका बार्डेटेला पुरुटोसिस है ना, बार्डेटेला पुरुटोसिस होता है। और प्लेग, अगर की प्लेग की बात की जाए तो आप कह सकते हैं यर्नीसिया पेस्टिस, और चेचक आपका वेरियोला वायरस लिखा हुआ है, सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखिए इनमें से कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकरेक्ट का चयन करना था। तो काली खांसी किसके कारण होती है, आप कह सकते हैं बार्डेटेला पुरुटोसिस। प्लेग आप कह सकते हैं यर्नीसिया पेस्टिस। चेचक होता है आपका वेरियोला वायरस के कारण, और सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो डी वाला उत्तर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, मतलब इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो टिटनेस आपका बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। खसरा रोग की अगर बात करें मिसल्स की, तो ये वायरस के कारण होता है। कालाजार जो रोग होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो इसका मतलब जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी जो मम्प्स डिजीज होता है ये भी आपका वायरस के कारण, जो कंठमाला रोग होता है ये भी आपका वायरस के कारण होता है,
ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ आपके आविष्कार लिखे हुए, दूसरी तरफ आविष्कारक का नाम लिखा हुआ है। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? एवेंजेलिस्टा टोरिसेली ने। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर की खोज की थी एवेंजेलिस्टा टोरिसेली। उसी के बाद अगर क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो ये सर जेम्स यंग सिम्पसन के द्वारा खोजा गया था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी क्लोरीन की खोज कार्ल विल्हेम शीले ने की थी। ध्यान रखिएगा, कार्ल विल्हेम शीले ने। और अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम की खोज की थी जूल्स जॉनसन ने। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कौन सा होगा तो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म की खोज सर जेम्स यंग सिम्पसन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 28। करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ खनिज लिखे हुए, दूसरी तरफ स्रोत लिखा हुआ है। तो कैल्शियम, ध्यान रखिएगा, अगर कैल्शियम का स्रोत पूछा जाए, सोर्स, तो वो आपका पोमग्रेनेट या अनार ही होता है। अनार से कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम पैशन फ्रूट की बात करें तो इसका बेस्ट मतलब ये किस चीज का सोर्स होता है? तो ये आपका फास्फोरस का सोर्स होता है। शकरकंद जो है आपका, स्वीट पोटैटो, ये सोडियम का सोर्स होता है। और जो दूध है ये आयोडीन का सोर्स होता है। ठीक है, बाकी ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 29। करेक्ट ऑप्शन का ही आपको चयन करना है। विटामिन ई का जो आप कह सकते हैं रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। विटामिन B12 जो है ये कोबलामिन होता है, साइनोकोबलामिन बोला जाता है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी कोबाल्ट के ऊपर है, साइनोकोबालामिन। ठीक है, या कोबालामिन भी इसे बोल देते हैं B12 के नाम से सिंपली। उसके बाद अगर B6 की बात करें तो इसे पायरिडॉक्सिन बोला जाता है। तो तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी सारे ही करेक्ट लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा और कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कर ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है? तो ध्यान रखिएगा, विटामिन B5 पेंटाथोनिक एसिड जो होता है, ये आपका आप कह सकते हैं कि फैट और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके एनर्जी जनरेट करता है। विटामिन B5 है, पेंटाथोनिक एसिड जो होता है। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। नेशनल पार्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो आप कह सकते हैं ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान जो है, या ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क जो है, ये आपका बना था 1976 में। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका बना था 1975 में। सिमलीपल ये आपका बना था 1980 में। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सिमलीपल जो नेशनल पार्क है किस स्टेट में है। सिमलीपल किस स्टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो ब्लैकबक है ये बना था आपका 1976 में। गुगामाला आपका बना था 1975 में। सिमलीपल बना था आपका 1980 में। और दचिंगम ये आपका बना था 1981 में। तो इस हिसाब से आप देखिए क्रोनोलॉजी जो बनेगी वो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका गुगामल बना था, उसके बाद ब्लैकबक के बाद आप देखेंगे सिमलीपल, और सिमलीपल के बाद जो दचिंगम है वो बनाया गया। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। ऑड वन आउट आपको निकालना है, मतलब जो गलत लिखा है उसका चयन करना है। लिखा हुआ है असम में कामेंग हाथी रिजर्व। तो कामेंग एलिफेंट रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ये आपका असम में नहीं है, ये कहां पर है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आसाम में नहीं है। बाकी आपका जो सोनितपुर है, दिहिंग और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व, ये तीनों ही आपके आसाम में है। लेकिन जो आपका कामेंग है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। मध्य प्रदेश में लिखा हुआ है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, ये आपका मध्य प्रदेश में, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में लिखा हुआ है मेलघाट बाघ अभ्यारण्य, ये भी करेक्ट लिखा हुआ है। तमिलनाडु में लिखा हुआ है बिलीगिर रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य, जो कि इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, जो बिलीगिर रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य है ये आपका तमिलनाडु में नहीं, ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, उसके बाद जो औरंग बाघ अभ्यारण्य है ये आपका आसाम में ही है। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सी वाला हमारा गलत था, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत विकल्प का ही आपको चयन करना था। इनकरेक्ट ऑप्शन का अगले क्वेश्चन में चयन करना है। वेस्ट बंगाल में लिखा हुआ है चीतामोनी कर पक्षी अभ्यारण्य, मतलब चीतामोनी कर बर्ड सेंचुरी आपको वेस्ट बंगाल में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में है। कीतम बर्ड सेंचुरी सिक्किम में है, ध्यान रखिएगा। नालबना पक्षी अभ्यारण्य बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ये आपका गुजरात में नहीं है, कहां पर है? ये आपका उड़ीसा में है। जो नालबना पक्षी अभ्यारण्य है ये उड़ीसा में है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। कन्वेंशन या प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे हुए हैं। तो बून कन्वेंशन आपका हुआ था, पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग, 1979 में। वीना कन्वेंशन हुआ था 1985 में। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये आपका था 1987 का। ठीक है, तो इस हिसाब से क्रोनोलॉजी में आप लगाएंगे तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 36। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ रामसर साइट लिखे हुए हैं, रामसर स्थल, और दूसरी तरफ राज्य लिखा हुआ है। तो व्यास संरक्षण रिजर्व, बीस कंजर्वेशन रिजर्व आपका कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका पंजाब में है।
ठीक है, ये आपका पंजाब में है, ए वाला इनकरेक्ट था, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट लिखे हुए। चंद्रताल लेक जो हिमाचल प्रदेश में है, हुकेरा वेटलैंड आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, कोलेरू लेक आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कब उनको यूनेस्को कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो जंतर मंतर है इसको 2010 में इंक्लूड किया गया था, लाल किला कॉम्प्लेक्स जो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये आपका 2007 में किया गया था, जयपुर शहर आपका 2020 में किया गया था, सबसे लेटेस्ट आप कह सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो अरुणा, यहाँ पर लिखा अरुणा सुंदर राजन समिति दूर संचार क्षेत्र पुनरुद्धार, मतलब टेलीकॉम सेक्टर रिवाइवल के लिए थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा है वासुदेव समिति, ये आपकी एनबीएफसी क्षेत्र में सुधार के, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सेक्टर रिफॉर्म्स के रिलेटेड जो कमेटी थी वो आपकी क्या थी, वासुदेव समिति थी। उसके बाद लिखा हुआ है कुमार मंगलम बिरला रिपोर्ट, ये आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर थी। तो तीनों ही करेक्ट है, कोई गलत नहीं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, इनकरेक्ट ऑप्शन का यहाँ पर आपको चयन करना है। कर्नाटक में लिखा हुआ है उगादी महोत्सव, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ है नुआखाई महोत्सव, ये आपका नागालैंड में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तो नुआखाई महोत्सव कहाँ का है, ये आपका उड़ीसा का है, तो बी इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी केरल में आपका ओणम होता है, मिजोरम में आपका चापचार कुट महोत्सव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, A Harappan site had been excavated by the Yagyadat Sharma and it was located on the bank of river Satluj, मतलब यज्ञदत्त शर्मा द्वारा एक हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई और यह सतलुज नदी के तट पर था। तो वो कौन सा हड़प्पा स्थल था, आप कह सकते हैं रोपड़। रोपड़ जो है ये सतलुज के तट पर था और इसकी जो खुदाई थी, एक्सकवेशन था, ये यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, क्रोनोलॉजी में आपको लगाना है। तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था 1849 का था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 66वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो विद्रोह था ये आपका 1850 का था। और अगर 37वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1852 में हुआ था। तो क्रोनोलॉजी आपका बिल्कुल लगा हुआ है 1, 2, 3, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो जो वेल्लोर विद्रोह था ये आपका 1806 का था। वहीं पर अगर हम 47वीं नेटिव इन्फेंट्री यूनिट का विद्रोह की बात करें तो ये आपका 1824 का था। शोलापुर विद्रोह आपका 1833 का था और 34th नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह जो था ये आपका 1844 का था। तो जो क्रोनोलॉजी बनेगी आपकी, आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 बिल्कुल लाइन से लगे हुए सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 43, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है विद रिस्पेक्ट टू द सब्सिडरी अलायंस डन बाय लॉर्ड वेलेजली। तो भोसले जो बिरार के भोसले थे उनको उनका सब्सिडरी अलायंस में उनका विलय कब किया गया था, तो आप कह सकते हैं दिसंबर 1803 में। तंजौर का विलय हुआ था आपका अक्टूबर 1799 में। सिंधिया का विलय हुआ था आपका फरवरी 1804 में और अवध का हुआ था नवंबर 1801 में। तो हिसाब से आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको दोबारा लगाना है विद रिस्पेक्ट टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी, मतलब लॉर्ड डलहौजी की जो व्यवगत सिद्धांत था उससे रिलेटेड आपको बताना है कि किसको सबसे पहले, किसका लैप्स सबसे पहले हुआ था। तो आप देखिए नागपुर, तो इसमें एक कोड भी है आपको याद रखना होगा, सतारा संबलपुर झांसी नागपुर। अगर आपको इतना याद है सतारा संबलपुर झांसी नागपुर तो आप कभी गलत नहीं करोगे। सबसे पहले सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर सतारा की हम बात करें तो ये आपका विलय हुआ था 1848 में। उसके बाद अगर संबलपुर की बात करें तो ये आपका हुआ था 1849 में। भगत ये हुआ था आपका 1850 में और नागपुर हुआ था आपका 1854 में। तो अगर आपको ये वाला क्रम भी याद है, सतारा संबलपुर झांसी नागपुर, तो आप बिल्कुल करेक्ट मैच करोगे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, during the time of which of the following Anglo-Mysore War Treaty of Mangalore had been signed, मतलब जो मंगलोर की संधि थी उस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान किए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड आंग्ल मैसूर वॉर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था आपका 1784 में और ये टाइम किस युद्ध का चल रहा था, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर या फिर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी हैड नॉट बीन साइंड ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, मतलब जो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय जिन संधियों पर हस्ताक्षर हुए थे वो आपकी कौन सी संधियां थी,
वो थे आपका ट्रिटी ऑफ सूरत, ट्रिटी ऑफ पुरंदर और ट्रिटी ऑफ सालबाई। एक था आपका ट्रिटी ऑफ सूरत 1775 में, उसके बाद था आपका ट्रिटी ऑफ पुरंदर 1776 में, और एक था आपका ट्रिटी ऑफ सालबाई 1782 में। ठीक है, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर था ये आपका चला था 1775 से लेकर के 1782 तक। यहां पर जो सी ऑप्शन लिखा हुआ है ट्रिटी ऑफ बसीन, इसमें हस्ताक्षर हुए थे द्वितीय आंग्ल मराठा वॉर के टाइम पे, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पर, ध्यान रखिएगा, जो कि चला था आपका 1803 से लेकर के 1805 तक। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो मराठा जो वॉर हुआ था उसके टाइम पर आपका हुआ था ट्रिटी ऑफ बसीन। तो इस हिसाब से आप देखिए जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब से रिलेटेड है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपका ट्रिटी ऑफ सूरत हुआ, मतलब ट्रिटी ऑफ सूरत आपका कब हुआ 1775 में, उसके बाद आपका ट्रिटी ऑफ पुरंदर हुआ 1776 में, ट्रिटी ऑफ सालबाई हुआ 1782 में, और ट्रिटी ऑफ बसीन हुआ 1802 में। तो पिछला ही क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट हो गया, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 48, द ट्रिटी ऑफ राजपुर घाट हैज बीन साइन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वार, मतलब राजपुर घाट का जो संधि हुआ था उस पर हस्ताक्षर किस युद्ध के दौरान हुए थे। ध्यान रखिएगा, जो राजपुर घाट की संधि हुई थी इस पे हस्ताक्षर हुए थे 1806 में। तो आप कह सकते हैं जो सेकेंड आंग्ल मराठा वॉर था, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था, ये आपका चला था 1803 से लेकर के 5 तक। इसके समाप्त होने पर यही ट्रिटी साइन हुई थी, राजपुर घाट की संधि। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 49, When had the treaty of Lhasa been signed, मतलब लासा की जो संधि थी उस पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो ये हस्ताक्षर हुआ था आपका 1904 में। और फिर पूछा जा रहा है कि ट्रिटी ऑफ गंडमक जो हुआ था उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो ये किया गया था आपका 1879 में। ठीक है, 1879 में। तो इस हिसाब से आप देखिए जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। पहाड़िया विद्रोह जो था ये आपका था 1778 का, चुआर जो अपराइजिंग्स थी ये आपकी थी 1776 की, और कोल अपराइजिंग्स थी 1831 की। तो आप देखिए सी वाला ऑप्शन का बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका चुआर हुआ, फिर आपका पहाड़िया हुआ, फिर आपका कोल अपराइजिंग्स हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 51, नैकदा आंदोलन कब शुरू किया गया था। तो ये आपका 1860 में शुरू हुआ था। और विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स हैड बीन अफेक्टेड बाय नैकदा मूवमेंट, मतलब कौन से दो राज्य नैकदा आंदोलन से प्रभावित हुए थे। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन देखिए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, उत्तर प्रदेश राज्य के 3 जिले 1781 में नागरिक विद्रोह से प्रभावित हुए थे। कह रहा है कि उनमें से नीचे लिखे जिलों में से कौन सा जिला नहीं था। तो ध्यान रखिएगा जो सिविल अपराइजिंग हुई थी 1781 की, उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था आपका गोरखपुर, बस्ती और बहराइच। ठीक है, ये जो बागपत लिखा हुआ था ये आपका कहीं से भी प्रभावित नहीं हुआ था। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, ये आपका था 1976 का। उसके बाद आपका स्पेशल मैरिज एक्ट, ये आपका था 1954 का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो समान पारिश्रमिक अधिनियम था, ध्यान रखिएगा ये आपका था 1976 का। विशेष मैरिज एक्ट जो था, विवाह अधिनियम, ये आपका था 1954 का। और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था ये आपका था 1956 का। क्रोनोलॉजी में आप देखिए डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54, Which of the following organization had been formed at the same time when Indian National Congress had been formed, मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ उसी टाइम पर और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो ध्यान रखिएगा 1885 में पूछ रहा है कि आपसे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ये आपका बना था 1885 में। बाकी पूना सार्वजनिक सभा आप सभी को पता होगा 1870 में, इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में, और मद्रास महाजन सभा बना था 1884 में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसकी स्थापना भी 1885 में ही हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके न्यूज़पेपर लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ एडिटर का नाम लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा सोम प्रकाश जो समाचार पत्र था ये आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र आपका महात्मा गांधी का था, ध्यान रखिएगा। और जो बॉम्बे क्रॉनिकल था ये आपका फिरोज शाह मेहता का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 56,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जब राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय योजना समिति या नेशनल प्लानिंग कमेटी थी, इसका गठन हुआ था 1938 में, ध्यान रखिएगा। और 1938 में जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो था आपका हरिपुरा सेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, नेताजी एससी बोस ने। तो इस हिसाब से आप देखिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो एक तरफ लिखा हुआ है देखिए कुम्हारा कुल, धातु कर्मियों का परिवार, मतलब संगम काल जो था आपका, संगम युग, संगम एज, उससे संबंधित बात लिखी हुई है। कुछ पोस्ट के नाम लिखे हुए, आपसे बताना है कि ये पर्टिकुलर चीज किस मतलब चीज को संदर्भित करती है। तो जो कम्मारा कुल था, ये आप कह सकते हैं धातु कर्मियों का परिवार था, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अताविराखी का कुल जो था, ये आपका फैमिली ऑफ फॉरेस्ट गार्ड्स था, वन रक्षकों का परिवार था। वहीं पर हम बात करें अगर धन्ना वनीजा कुल का, तो ये आपका अनाज व्यापारियों के परिवार की बात की जा रही थी। कुंभकरा कुल जो था, ध्यान रखिएगा, कुंभकरा कुल, ये आपके पॉटर्स की फैमिली। कुंभकार क्या होता है भाई? जो आप कह देते हो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है, तो उससे भी आप गेस कर सकते हो कि जो कुंभकरा कुल था, ये किसकी कुल की बात की जा रही है? ये फैमिली ऑफ पॉटर्स की बात की जा रही है, ना कि फैमिली ऑफ ग्रीन ग्रोसर्स या फिर सब्जी बेचने वालों के परिवार की बात। तो ध्यान रखिएगा जो डी वाला ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कुंभकरा कुल था ये फैमिली ऑफ पॉटर्स था, ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे। अगर हम फैमिली ऑफ ग्रीन ग्रोसर्स की बात करें, सब्जी बेचने वालों के परिवार की बात करें, तो उनको पानी काकला का बोला जाता था, ठीक है, पानी काकला। तो इस हिसाब से आप देखिए डी वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो चेरा किंगडम, और एक तरफ आपका किंगडम के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ मेजर पोर्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रमुख बंदरगाह। तो जो चेरा साम्राज्य था उसका प्रमुख बंदरगाह क्या था? मुचीरी, ध्यान रखिएगा, मुचीरी, ठीक है। वहीं पर अगर हम पांड्या किंगडम की बात करें, पांड्या साम्राज्य की बात करें, तो इसका मुख्य बंदरगाह था कोरकई, ठीक है। चोल साम्राज्य की बात करें तो इसका मेन बंदरगाह था पुहार। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ उनके रचना का नाम लिखा हुआ है। विशाख दत्त की रचना थी देवी चंद्रगुप्तन, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी अगर भैरवी की बात करें तो भैरवी थी आपकी कीर्तार्जुनियम की। दंडिन की बात करें तो दंडिन आप कह सकते हैं काव्य दर्शन। और भट्टी जो थी ये आपकी क्या थी? ये आपकी थी रावणवध के ऊपर, ठीक है। भट्टी की रचना थी रावणवध, दंडिन की रचना थी काव्य दर्शन, और भैरवी की रचना थी कीर्तार्जुनियम। बाकी विशाखा दत्त की रचना बिल्कुल सही लिखी हुई है, देवी चंद्रगुप्तम। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है और बात हो रही है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है। तो पहला लिखा हुआ है सिद्ध, मुख्य शब्द है सिद्ध, जिसका अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा इसका अर्थ होता है पूरी तरह से मुक्त, है ना, फुल्ली लिबरेटेड। अगर पर्याय की बात करें तो पर्याय का मतलब होता है साधन। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। बाकी बसादी का मतलब होता है जैन मठी व्यवस्था, ठीक है, या फिर जैन मोनेस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट। और निर्जरा आपका हो जाएगा घिस जाना, वेयरिंग आउट। तो बी वाला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 61, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। और बात हो रही है आपकी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, मतलब मुगल प्रशासन से संबंधित। नीचे जो लिखा हुआ उसमें आपका गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो लिखा हुआ है मीरमाल। मीरमाल कौन होते थे? शासक के, आप कह सकते हैं शासक की गुप्त मोहर को मीरमाल कहा जाता था। मुस्तौफी जो था ये आपका महालेखा परीक्षक था। मुशर्रिफ आपका राजस्व सचिव होता था। तो तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है सही विकल्प का। तो एक तरफ लिखा हुआ है दीवाने विजारत, जो कि संचार मंत्री होता था, जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा जो दीवाने विजारत था ये आपका इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस था, राजस्व और वित्तीय मामलों का मंत्री या राजस्व और वित्तीय मामलों के प्रभारी, जो दीवाने विजारत था। दीवाने जो अरीज था, ध्यान रखिएगा ये आर्मी का इंचार्ज था, सैन्य प्रभारी था। दीवाने रसालत जो है, दीवाने रसालत बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, विदेश मंत्री। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी दीवाने इंचा जो है ये आपका संचार मंत्री होता था, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है और आप कह सकते हैं कि अकबर के काल से संबंधित कुछ घटनाएं लिखी हुई हैं। तो जो मालवा के विरुद्ध अभियान हुआ था ये आपका 1561 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1561 में। गलत का चयन करना था तो बी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट लिखे हुए हैं।
ठीक है, यहाँ पर 1564 नहीं होना चाहिए, 1561 होना चाहिए। जो मालवा के विरुद्ध अकबर का अभियान था ये 1561 का था। अगला क्वेश्चन नंबर 64, सही विकल्प का आपको चयन करना है। वजीर कुल जो था, ध्यान रखिएगा ये मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता था, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे अमीर कुल जो था ये आपका फाइनेंस हेड होता था, और सदर जहन जो था ये आपका दान एवं न्यायपालिका का प्रमुख था। अगला क्वेश्चन नंबर 65, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। अभिजीत सेन समिति जो थी ये आपकी लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना इसके ऊपर थी। चक्रवर्ती कमेटी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति के ऊपर थी। खुसरो कमेटी आपकी कृषि ऋण प्रणाली या एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम के ऊपर थी। तो तीनों ही यहाँ पर सही लिखे में कोई गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है? तो ध्यान रखिएगा जो संसदीय शासन है ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है, ना कि अमेरिका से। बाकी फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जुडिशियल न्यायिक समीक्षा ये तीनों ही अमेरिका से लिए गए। ठीक है, तो यहां पर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो ध्यान रखिएगा जो आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1967 का, उसके द्वारा सिंधी जोड़ी गई थी 8th शेड्यूल में, है ना। सिंधी, जो सिंधी भाषा थी ये आपकी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो यहां पर आप देखिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 68, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो पहला लिखा हुआ है कि 11वीं अनुसूची को 1991 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। देखिए 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा तो जोड़ा गया था, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें गलत सन लिखा हुआ है, ईयर। ये जोड़ा गया था आपका 1992 में। ठीक है, तो पहला ही गलत है, यही हमारा उत्तर जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखिएगा कि जो आपकी 11वीं अनुसूची है वो किससे रिलेटेड है? वो आपकी पंचायती राज से रिलेटेड है। 12वीं अनुसूची आपकी म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा 73वां और 74वां ये दोनों ही संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के थे। ठीक है, तो सन दोनों का एक सेम था। ठीक है, उसके बाद जो 10th शेड्यूल है ये आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और जिसको आप दल बदल कानून के नाम से जानते हो। तो बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ए वाला हमारा गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है गलत विकल्प का। अनुच्छेद 323 का लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हो सही लिखा हुआ है। अनुच्छेद 312 आपका ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा, ये आप कह सकते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, तीनों ही करेक्ट हैं, कोई गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। अनुच्छेद 18 मतलब आर्टिकल 18 जो क्या है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या था? अबॉलिशन ऑफ टाइटल था। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल था अनुच्छेद 18 में, लेकिन अगर अनटचेबिलिटी की बात करेंगे हम, अस्पृश्यता की, तो ये आपकी थी आर्टिकल 17 में। तो पहला ही हमारा गलत है, लेकिन आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला में क्या गलत है? यहाँ पर होना चाहिए आर्टिकल 17। उसके बाद लिखा हुआ है अनुच्छेद 21 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, गलत है। क्यों? आर्टिकल 21 आपका क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे तो ये आपका आर्टिकल 21A है। और जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 21A किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आर्टिकल 21A के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की संज्ञा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दी गई थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताएं। अनुच्छेद 44 जो है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी दोनों में गलत क्या मैंने बता दिया, यहाँ पे होगा 17 और यहाँ पे होगा 21A। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 71, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। जो आपका पार्ट 9A है ये आपका है म्यूनिसिपैलिटीज, ध्यान बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। पार्ट 7 लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। पार्ट 8 में आपकी यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, उसके बाद है आपका पार्ट 10। पार्ट 10 में आपके शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इनकरेक्ट का ही आपको चयन करना था, तो बी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। वित्त एवं कर्मचारी समिति, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी, ध्यान रखिएगा, के मुंशी की नहीं थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गलत विकल्प का चयन करना था, ए वाला उत्तर हमारा गलत लिखा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपकी जो प्रत्यायक समिति थी, क्रेडेंशियल्स कमेटी, ये आपकी अलादी कृष्णस्वामी अय्यर की थी। सदन समिति या हाउस कमेटी आपकी बी पट्टाभी सीता रमैया की थी। ठीक है,
तो ए वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, सबसे पहले ये कब स्टेब्लिश किया गया था? तो गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल आपका स्टेब्लिश किया गया था 1969 में। और कौन कौन से स्टेट्स के बीच में विवाद था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका था महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, किसी भी अगर रिवर के वाटर के ऊपर डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उस रिवर का बेसिन आप देखा कीजिए कि कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है ना। पूरा रिवर बेसिन देखा कीजिए, ना कि केवल मेन स्ट्रीम ऑफ द रिवर आप देखिए। अगर मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरा रिवर बेसिन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गोदावरी रिवर का डिस्प्यूट है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लेकर के ऊपर मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं? मतलब स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो ये आपका आर्टिकल 371 डी है, 371 डी, ठीक है। तो यहां पर आप कह सकते हैं सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 75, राज्यपाल की पदावधि से संबंधित प्रावधान कहां पर लिखे हुए हैं? तो आप कह सकते हैं आर्टिकल 156, जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये आपका आर्टिकल 156 है। आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट है और आर्टिकल 159 में आपका ओथ एंड अफर्मेशन है। ध्यान रखिएगा, जो शपथ लेते हैं राज्यपाल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 156, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 76, मेटल नॉट यूज इन द मेकिंग ऑफ गन मेटल, मतलब जो गन मेटल होता है उसको बनाने में किस धातु का उपयोग नहीं किया जाता है? तो ध्यान रखिए, गन मेटल को बनाने में कॉपर, टिन, जिंक और लेड का यूज किया जाता है। कॉपर, टिन, जिंक और लेड, ये 4 मेटल्स हैं जिनका यूज किया जाता है गन मेटल को बनाने के लिए। सी वाला ऑप्शन देखिए, निकल कहीं पर भी यूज नहीं होता है, तो ये हमारा उत्तर जाएगा। अगला है देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 77, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर चयन करना है। रोज मेटल लिखा हुआ है यहां पर स्वचालित फ्यूज बल्ब बनाने में, तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। फ्यूज बल्ब नहीं, स्वचालित फ्यूज बनाने में, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोज मेटल वाला। उसके बाद स्टेनलेस स्टील का यूज कहां पर किया जाता है? तो जो आप कह सकते हैं सर्जिकल कटलरी होती है उसको बनाने में स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। डच मेटल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कृत्रिम आभूषण को बनाने में, जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों गलत है, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78, Which of the following type of glass is formed by mixing of potassium oxide and barium oxide and silica? मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और सिलिका को मिला करके किस टाइप का ग्लास बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्राउन कांच या क्राउन ग्लास, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 79, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो जो पायरेक्स कांच है इसका यूज किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है कैमरे के लेंस को बनाने के लिए। और लेड क्रिस्टल कांच जो होता है महंगे आप कह सकते हैं ग्लास कंटेनर बनाने में इसका यूज किया जाता है। तीनों ही करेक्ट लिखे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कोई भी गलत नहीं है, डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 80, सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये आपका कहां पर है? ध्यान रखिएगा, लंदन में नहीं है, ये आपका जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष मतलब यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ये आपका न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये आपका लंदन यूके में है, ठीक है। तो आप बी ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, इनकरेक्ट या गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका करनाल में है। करनाल कहां पर है? ये आपका हरियाणा में है, ठीक है। उसके पहला करेक्ट लिखा हुआ है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये आपका ध्यान रखिएगा अविका नगर में है। अविका नगर कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये कासरगढ़ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आपका राजामुंद्रे में है, कासरगढ़ में नहीं है, ये आपका राजामुंद्रे कहां पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन गलत है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। जो आपका सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपका कासरगोड में नहीं है, ये आपका कहां पर है? राजामुंद्रे, आंध्र प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 82, करेक्ट ऑप्शन का आपको यहां पर दोबारा से चयन करना है, सही विकल्प का। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च आईकार, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके बाद वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान, ये आपका लिखा हुआ है रांची, ध्यान रखिएगा। जो आपका
रांची कहाँ पर है, ये आपका झारखंड में है, ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। बाकी भारतीय लाख शोध संस्थान जो है इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका रांची झारखंड में ही है, ठीक है। तो देखिए सी वाला ऑप्शन कोयम्बटूर गलत लिखा हुआ है, जो भारतीय लाख शोध संस्थान है ये भी आपका रांची झारखंड में है, तो इस हिसाब से सी वाला उत्तर हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना था, बाकी दोनों गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। जो पहला वाला ऑप्शन है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपका करेक्ट है, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक करेक्शन है, करेक्शन कीजिएगा। यहाँ पर जो वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान है, ध्यान रखिएगा ये आपका कोयम्बटूर में है, ठीक है, ये आपका रांची में नहीं है, ये आपका कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद जो भारतीय लाख शोध संस्थान है ये आपका रांची में है, रांची आपका झारखंड में है, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग करेक्ट सही तरीके से सुन लीजिए। जो आईकार का हेडक्वार्टर ये आपका न्यू दिल्ली में है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग जो है ये आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और जो इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका रांची झारखंड में है, रांची झारखंड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना, आपसे पूछा रहा है कि इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में लोकेटेड नहीं है। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये तो आपका लखनऊ में है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उसके बाद लिखा हुआ राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, ये आपका गाजियाबाद में है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये आपका झांसी में है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में नहीं, ये आपका कहां पर है, जबलपुर में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 84, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल द अबंडेंस ऑफ पोटेशियम, लाइम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम इज फाउंड, मतलब किस प्रकार की मृदा में पोटाश, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की प्रचुरता पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा काली मृदा या ब्लैक सॉइल, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, घोषणा वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन, ये आपका 2013 का था। 2013 जो था ये आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन था, मतलब जल सहयोग वर्ष था 2013। अगर पारिवारिक कृषि वर्ष की हम बात करें तो ये आपका 2014 था। और इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल जो था, मृदा वर्ष जो था, ये आपका 2015 था, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 86, और सही विकल्प आपको यहाँ पर चयन करना है। आलू का हरा रंग लिखा है लाइकोपीन, ध्यान रखिएगा, जो ग्रीन कलर ऑफ पोटैटो होता है, आलू का हरा रंग, यह आपका सोलेनिन के कारण होता है, ठीक है, सोलेनिन, तो ये वाला गलत है। मिर्च में जो लाल रंग होता है ये कैप्सिनथिन के कारण ही होता है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और जो टोमेटो का लाल कलर होता है, टमाटर का लाल रंग, ये आपका लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। तो बी वाला हमारा गलत लिखा हुआ है, सॉरी बी वाला हमारा सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो चावल एक तरफ क्रॉप्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ डिजीज लिखे हुए हैं, रोग लिखे हुए हैं। तो जो राइस है उसमें ब्लास्ट डिजीज होता है। गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं में आपका येलो रस्ट होता है, रतुआ रोग, और गन्ना में आपका होता है रेड रॉट डिजीज, लाल विगलन रोग जो होता है ये आपका गन्ने में होता है। बाकी जो चना में आपका ग्राम में लिखा हुआ है विल्टिंग डिजीज, उकठा रोग, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसका उत्तर जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, करेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। कृषि और दूसरी तरफ क्षेत्र लिखे हुए हैं। तो जो फैंग कृषि है, ध्यान रखिएगा, फैंग कल्टीवेशन ये आपकी भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में की जाती है। तो सही विकल्प का चयन करना था, पहला हमारा सही है। बाकियों में गलत क्या है, तो अगर कोनूल की बात करें तो कोनूल आपकी मैक्सिको में होती है, रोका जो होती है ये ब्राजील की है, और कैंगिन जो है आपकी फिलीपींस की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, कौन सा रोग कवक के कारण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगी। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका गिल रॉट रोग लिखा हुआ है, गिल रॉट डिजीज, ये आपकी फंगाई के कारण होती है, ठीक है। बाकी जो सारे रोग हैं यहाँ पर, जिसमें आपका लिखा हुआ है ब्लैक क्वार्टर, थनेला रोग, या जिसको आप मेस्टेसिस के नाम से जानते हैं, या संक्रमण जो गर्भपात होता है, इन्फेक्शन, अबॉर्शन, ये तीनों ही आपके बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ठीक है। बाकी जो गिल रॉट डिजीज है ये आपका फंगी के कारण होता है, तो हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, डायरकी एट सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मतलब पूछा जा रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था। तो जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसके द्वारा डायरकी एट सेंटर एस्टेब्लिश किया गया था।
और द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1937। ध्यान रखिएगा, भारत का जो संघीय न्यायालय था वो 1937 में एस्टेब्लिश किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्ट ऑप्शन है, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला लिखा है नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान की गई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे इनको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दौरान बनाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पर आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बना था, ये भी करेक्ट है। और जो लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में, ये आपका 1833 का चार्टर था उसके दौरान ही अपॉइंट किया गया था। तीनों ही करेक्ट लिखे में कोई गलत नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 92, किसने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो पहली बैठक थी जो आपकी या फिर आप कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता आप कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। जो रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी, प्रक्रिया नियम समिति, ये भी आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, ये भी करेक्ट है। प्रांतीय संविधान समय समिति, जो प्रांतीय संविधान या फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में थी, ना कि बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा इसका, तो सी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपकी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी होती है आपकी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में थी। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति की पहली और दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई? जो एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये आपकी कहां पर आयोजित की गई थी? फर्स्ट और सेकंड सिटिंग जो थी, पहली सिटिंग आपकी दिल्ली में आयोजित की गई थी और दूसरी सिटिंग मुंबई में। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 95, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो आप कह सकते हैं वसंत कृष्ण विद्या। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य आप कह सकते हैं, वसंत कृष्ण वैद्य। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, कौन सी योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो जो 10th 5 ईयर प्लान था, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके दौरान पे आप कह सकते हैं इसमें पूछ रहा है कि कौन सी योजना नहीं शुरू की गई थी। सॉरी, शुरू नहीं पूछ रहा था कौन सी नहीं शुरू की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जो नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। बाकी आपका इंडिया विजन 2020, भारत निर्माण योजना और राष्ट्रीय बागवानी मिशन, ये तीनों ही आपकी जो 10th 5 ईयर प्लान था उसके दौरान शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 97, यहां पर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये आपकी 2007 की थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सबला स्कीम आपकी 2010 की थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम आपकी 2013 की थी, ध्यान रखिएगा 2013। तो यही गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको यहाँ पर चयन करना है। जवाहर रोजगार योजना 1989 की थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ध्यान रखिएगा 1993 की थी, 1993 की। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये आपका 1986 का ही था। अगला क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों ही योजनाएं 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही शुरू की गई हैं, चाहे वो आपकी 20 पॉइंट प्रोग्राम हो, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल प्रोग्राम हो, तो तीनों ही आपके 5th 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू किए गए थे। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गलत नहीं, मतलब इसमें से कोई भी योजना ऐसी नहीं लिखी हुई है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू नहीं की गई हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो था, ये आपका 1967 का था, ध्यान रखिएगा 1967 में बनाया गया था, 1967। उसके बाद है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये आपका 1966 का था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये आपका 1957 का था। तो इस हिसाब से आप देखिए जो क्रोनोलॉजी है ये आपकी ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 101, Which of the following country is not a member country of the South Asian Association for Regional Cooperation? मतलब पूछ रहा है सार्क का मेंबर इसमें से कौन नहीं है। तो सार्क के बारे में 2-3 बातें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क की, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में। ठीक है, टोटल 8 मेंबर्स हैं इसमें, कौन कौन से हैं? इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये टोटल 8 कंट्रीज हैं। तो आप देखिए कहीं पर भी इस लिस्ट में म्यांमार शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन भी यही है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 102। इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है गलत विकल्प का। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 102 में गलत विकल्प का आपको चयन करना था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना थी, ये आपके ध्यान रखिएगा 2009 में हुई थी, ना कि 2006 में। तो बी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी आपका जो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष, ये आपका 1961 में बनाया गया था। तो तीनों ही दोनों करेक्ट लिखे हुए हैं। जो बी वाला ऑप्शन है हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है IREA, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 2009 में हुई थी। 2006 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए 2009। अगला क्वेश्चन नंबर 103। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। एक तरफ आपके जनपद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र लिखे हुए हैं। तो बागेश्वर से का जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है वो कौन सा है? ये आपका कापकोट। चंपावत आप कह सकते हैं लोहाघाट। पिथौरागढ़ का आप कह सकते हैं डेडीहाट। और चामोली का धराली है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है स्थापना वर्ष के अनुसार। उधम सिंह नगर की अगर बात की जाए तो स्थापना हुई थी 1995 में। उत्तरकाशी की स्थापना हुई थी 1960 में। और रुद्रप्रयाग की स्थापना हुई थी 1997 में। तो गंगा अलकनंदा से मिलकर के रुद्रप्रयाग से ही उसे गंगा कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अलकनंदा यहाँ पर किस नदी से मिलती है? भागीरथी से। तो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के एक जो कॉमन स्ट्रीम निकलती है रुद्रप्रयाग से, उसे ही गंगा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कालानुक्रम कैसा बन जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105। जिलों को उनके ब्लॉकों की संख्या के आधार पर आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो टोटल आप कह सकते हैं टिहरी गढ़वाल जो है उसमें आपके टोटल 10 ब्लॉक हैं। चंपावत में आपका टोटल 4 ब्लॉक है। नैनीताल में आपके 8 ब्लॉक हैं। और रुद्रप्रयाग में 3 ब्लॉक हैं। तो इस हिसाब से अगर क्रोनोलॉजी में लगाइए तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 106। गलत विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। उत्तराखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड राज्य का जो सबसे सादर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका उधम सिंह नगर है। वहीं पर लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल है, जो कि गलत लिखा हुआ है। जो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है, ये टेहरी गढ़वाल नहीं है, ये आपका उत्तरकाशी है। ध्यान रखिएगा उत्तरकाशी। ठीक है, तो बी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर सबसे पश्चिमी जिला की हम बात करेंगे तो ये आपका देहरादून होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 107। संस्कृत भाषा को जनवरी से उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राज्य की भाषा घोषित की गई थी। मतलब संस्कृत को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कब बनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा 2010 में। ठीक है, जनवरी 2010 में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड कौन सी बन गई थी? संस्कृत। वहीं पर लिखा हुआ है कि कब महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी? तो 1977 में। तो इस हिसाब से आप देखिए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है। और गढ़वाली भाषा दिवस आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में कब चुना गया था? तो 1940 में आचार्य विनोबा भावे को आप कह सकते हैं प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। और जो अगस्त रेवोल्यूशन हुआ था, अगस्त रेवोल्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, इट इज रिलेटेड टू द विच ईयर? तो ये आपका हुआ था 1994 में। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगस्त रेवोल्यूशन की एग्जैक्ट डेट थी आपकी 2 अगस्त 1994। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। बोट हाउस क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो बोट हाउस क्लब की स्थापना की गई थी 1890 में। वहीं पर पूछ रहा है आपसे कि खेल रत्न अवार्ड जो था वो किस साल से उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया है? तो ये आपका 2013 से स्टार्ट किया गया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111। भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी ये आपकी स्थित है कोट दवार में। ठीक है, कोट दवार में। और पूछ रहा है अगला क्वेश्चन इसी में कि इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस कब दिया गया था? हरिद्वार गुरुकुल यूनिवर्सिटी को। तो ये आपका दिया गया था 1962 में। तो इस हिसाब से आप देखिए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 मतलब 112। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी हुई थी 1979 में। और पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये आपका अल्मोड़ा जिले में। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113। उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना कब की गई है? तो ये आपकी की गई है 2009 में। और उत्तराखंड हिंदी एकेडमी का नाम बदल करके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी एकेडमी कब रख दिया गया था?
तो ये आप कह सकते हैं 2011 में। तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है ये आपकी कितनी है, 358 किलोमीटर की, जो कि बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगर उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की हम बात करेंगे तो ये 348 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। तो बी वाला गलत है, ये हमारा उत्तर जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये आपका कह सकते हैं पूरे देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है, मतलब इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका 1.69% जो है ये आपका उत्तराखंड है। तो इस हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, रोजगार सह कौशल भत्ता योजना कब शुरू किया गया था? तो आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट कम स्किल अलाउंस स्कीम, ये आपकी स्टार्ट की गई थी उत्तराखंड में 2012 में। और किसने कुली एजेंसी की स्थापना की थी? तो जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की थी। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, किसे हाल ही में यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यूनिक्स का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जसप्रीत बुमराह को। और अगला पार्ट है क्वेश्चन का इसी में कि किसे अदमा बैरो हैज रिसेंटली वॉन द सेकंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मतलब जो अदमा बैरो हैं इनको आप कह सकते हैं दूसरी बार राष्ट्रपति किस देश के बने हैं? तो ये गाम्बिया के बने हैं। तो इस हिसाब से सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 117, भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है? मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया कौन सा राज्य है? ये आपका गुजरात बन गया है। तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 118, PM Modi has recently inaugurated and laid the foundation stone of multiple projects of worth ₹18,000 करोड़। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड में 18,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई है। किसके द्वारा? हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और अगला पार्ट है क्वेश्चन का इसी में कि कितने करोड़ रुपए ईयर मार्क्ड किए गए हैं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए? तो ये आपके 8300 करोड़ रुपए हैं। तो टोटल आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा आपन बजट, तो ध्यान रखिएगा झारखंड के। ठीक है, झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है हमार आपन बजट। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 120, असम की राज्य सरकार ने हाल ही में किसे राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसका नाम है असम भैरव पुरस्कार? तो असम भैरव पुरस्कार से हाल ही में, ध्यान रखिएगा, रतन टाटा को सम्मानित किया गया। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये सम्मान क्यों दिया गया है? कि राज्य में जो कैंसर कह सकते हैं मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत की केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन किसे बनाया गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अशोक भूषण। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अशोक भूषण। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान शाखा ने हाल ही में किस जिले के लाल कुआं में भारत के सबसे बड़े सुगंधित उद्यान का उद्घाटन किया है? तो आप कह सकते हैं नैनीताल। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 123, खिलाड़ी का नाम लिखा हुआ है और क्षेत्र लिखा हुआ है, किस क्षेत्र से वो संबंधित है? तो रवि कुमार, ध्यान रखिएगा, रेसलिंग से रिलेटेड है। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी लवलीना बोरगेन जो है ये आपकी बॉक्सिंग करती हैं। सुनील छेत्री ये आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। और मनप्रीत सिंह जो है ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, तो कौन से शताब्दी एक्सप्रेस हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रेन ऑफ सदर्न रेलवे टू रिसीव इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन? हाल ही में शताब्दी एक्सप्रेस ने हाल ही में एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई है। तो चेन्नई मैसूर टू चेन्नई, ध्यान रखिएगा, चेन्नई मैसूर टू चेन्नई। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 125, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 जो स्लॉट है ना, 3 दक्षिणी राज्यों द्वारा हासिल किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उनमें से नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो शीर्ष 3 दक्षिणी राज्य हैं वो आपके केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 का रिपोर्ट लॉन्च किया गया है उसमें जो टॉप 3 स्टेट्स हैं वो है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो कौन राज्य उसमें शामिल नहीं है? कर्नाटक। बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 126, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड अ लोन ऑफ एशियन डेवलपमेंट
एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में भारत के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे विकास कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? तो ध्यान रखिएगा 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो 250 करोड़ आप कह सकते हैं अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी गई है। सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि हाल ही में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन कहां पे किया गया है? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 127, किस देश की वायुसेना ने हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 में भाग नहीं लिया है? तो जो ब्लू फ्लैग 2021 हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये आप कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जो कि वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसमें भाग किसने नहीं लिया है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसने किसने भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा, जो ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज हुई है उसमें आपका पहली कंट्री थी अमेरिका, फिर आपकी ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। तो आप देखिए सभी ने भाग लिया है। ठीक है, लिस्ट में जितनी कंट्रीज लिखी हुई है, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी ने भाग लिया है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, Industry Chambers Federation of India Chambers of Commerce and Industry has recently named Arun Chawla as its new what? डायरेक्टर जनरल। ध्यान रखिएगा, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है अरुण चावला को। ठीक है, तो यहां पर ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यस बैंक ने bankbazaar.com के साथ अभी एक आप कह सकते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है फिन बूस्टर के नाम से। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, किस राज्य सरकार ने हाल ही में उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा जो राज्य सरकार है उसके द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ सरकारी कारोबार के संचालन के लिए आरबीआई एजेंसी के बैंक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये आपका हो जाएगा बंधन बैंक। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 130, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। ठीक है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जो इनिशिएटिव है इट इज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो ये कहां पर लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका लॉन्च किया गया है ग्लासगो में। ठीक है, और इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ध्यान रखिएगा बोरिस जॉनसन हैव जॉइंटली लॉन्च्ड वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव। तो पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन ने एक साथ मिलकर के ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कहां पर? ग्लासगो में। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 131, करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपको चयन करना है। तो जो विनोद अग्रवाल है ये कौन है? तो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आपके कौन है? विनोद अग्रवाल। ठीक है, उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है पद्माजा चंद्रू। पद्माजा चंद्रू है आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के। ठीक है, एनएसडीएल के सीईओ या फिर आप कह सकते हैं एमडी हैं पद्माजा चंद्रू। तो पहला और दूसरा यूनिवर्सली रिटर्न है। बाकी जो सुनील कटारिया हैं ये आपके इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के चेयरमैन हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल टू एनहांस कॉर्पोरेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू इकोनॉमी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब भारत सरकार ने हाल ही में अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लिखा हुआ, ये एक छोटा सा करेक्शन है। ध्यान रखिएगा, जो पोर्टल का नाम है वो आपका वेस्ट टू वेल्थ नहीं है ना, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, वेस्ट नहीं होगा, यहां पर होगा वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, बर्बादी से धन की ओर। तो वेस्ट टू वेल्थ है ना कि वेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, तो वैसे तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें ध्यान रखिएगा, और ये वेस्ट नहीं है, ये होगा वेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैज रिसेंटली एक्वायर्ड 100% स्टेक इन क्रेडिटमेट। तो हाल ही में पेटीएम ने क्रेडिटमेट में 100% के स्टेक्स हासिल कर लिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहीं पर अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि नजला बुडेन रोमधाने हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ध्यान रखिएगा, ये तुनीशिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर या महिला प्रधानमंत्री बनी है। कौन? नजला बुडेन रोमधाने। नजला बुडेन रोमधाने तुनीशिया की पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 134, Which of the following organization has recently awarded a Right Livelihood Award 2021 to Legal Initiative for Forest and Environment in Sweden?
ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135, प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ये? अबे अहमद, ये आपके इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने सेकेंड 5 ईयर टर्म के लिए एक दोबारा से शपथ ली है, तो आप कह सकते हैं डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 136, there are 5 लोकसभा सीट्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमंग देम। 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड राज्य में किन किन कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आप कह सकते हैं अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, है ना। अल्मोड़ा, नैनीताल और हरिद्वार, इन तीनों में आपके 5-5 आप कह सकते हैं विधानसभा सीट्स हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें लोकसभा सीट्स हैं, सॉरी, अगर वहीं पर हम देहरादून की बात करें तो सॉरी, जो देहरादून है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोटल 5 नहीं है जो सीट्स हैं। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, और चौथा कौन सा फिर हो गया? चौथा और पांचवा कौन सा होगा? चौथी 5वीं सीट हो जाएगी आपकी पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल। तो अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल, इनमें आपकी 5-5 सीट्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर तो 137, द स्टेट ऑफ उत्तराखंड हैड बीन एस्टेब्लिश्ड ऑन 9 नवंबर 2000 एज द 27th स्टेट ऑफ द इंडिया। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के तौर पर हुई थी, ठीक है। द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम इज इन द फोर्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड सिंस 1874, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था की स्थापना 1800 आप कह सकते हैं 74 में स्टार्ट हुई थी। तो ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138, 138, in the state of Uttarakhand, women's reservation had been increased from 33% to what percent in the पंचायत अमेंडमेंट इन मार्च 2008। मतलब जो मार्च 2008 में पंचायत अमेंडमेंट हुए थे, है ना, उसमें जो उत्तराखंड राज्य में महिलाओं की सीट रिजर्व की जाती है पंचायतों में 33%, उसको 33% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? 50%। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका पौड़ी गढ़वाल है। उसके बाद इसी में अगला पार्ट है क्वेश्चन का कि उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन कहां से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका शुरू हुआ था उधम सिंह नगर से। तो बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140, इनकरेक्ट ऑप्शन का आपको चयन करना है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये आपका 1927 का था। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट आपका 1874 का था। उत्तराखंड माइनॉरिटी डेज, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड अल्पसंख्यक दिवस 14 दिसंबर को नहीं होता है, ये आपका 18 दिसंबर को होता है, 18 दिसंबर, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141, 141, उत्तराखंड बजट 2021-22 के आंकड़ा के अनुसार राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट थी वो कितनी थी? सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? जीडीपी का कितना परसेंट था जो फिस्कल डेफिसिट था? तो 3.23%। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 142, वर्ष 2021-22 में संचित निधि का घाटा पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए लोक लेखा से समायोजित किए गए हैं? मतलब जो पब्लिक अकाउंट से कितना रुपए निकाल करके कंसोलिडेटेड फंड के जो घाटा है, डेफिसिट है, उसको मैनेज किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल है 650 करोड़। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143, उत्तराखंड राज्य के किस जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देश के शीर्ष 10 जिलों के रूप में चुना गया है? मतलब जो देश में पूरे शीर्ष 10 जिले चुने गए हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और कैंपेन, उसमें उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला है? तो आपका उधम सिंह नगर है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144, उत्तराखंड राज्य का वन आवरण 24,303 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें राज्य के गठन के पश्चात कितने की वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? तो 1161 वर्ग किलोमीटर की। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 145, उत्तराखंड राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग कितने किलोमीटर की सड़कें निर्मित है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं 429 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 146, ईआरपी का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है आपका, आरोही अवरोही क्रम में आपको लगाना है, घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा होता है आपका टीबी, टीबी के बाद आता है आपका जीबी, जीबी के बाद आता है आपका एमबी, और एमबी के बाद आपका आता है केबी। तो मतलब केबी से बड़ा, एमबी से बड़ा, जीबी से बड़ा टीबी। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, इसमें से कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का एग्जाम्पल नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, जो लेजर प्रिंटर है ये आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इंपैक्ट प्रिंटर में आपके डॉट मैट्रिक्स, लाइन और डीजी व्हील होते हैं। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आप कह सकते हैं लेजर भी होता है, और इंकजेट जो प्रिंटर होता है ये भी आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आज का जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो है कि इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल डॉट टीएक्सटी स्मॉल में और कैपिटल में फाइल डॉट टीएक्सटी को दो अलग अलग फाइल माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यहां पर स्मॉल और कैपिटल में अलग अलग फाइल माना जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 150, जो कि आज का आखिरी सवाल है। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा वो आपका मदरबोर्ड होता है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस